भारत का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली है। यहाँ मनाए जाने वाले तीज, त्योहारों, पर्व, लोकाचारों सभी में यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक कला विधियों का महत्वपूर्ण समायोजन देखने को मिलता है। इसी की याद में लोग यहाँ व्रत और त्योहारों को मनाते हैं। स्थान और मनुष्य की रुचि और उम्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ महत्वपूर्ण तौर पर गाथाओं को गाने का एक प्रयोग भी देखने को मिलता है, जहाँ नारी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख तो है ही, साथ ही उनके अनेक रूप दया, ममता, करुणा, पति परायणता और उनके श्रृंगार और विरह का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पुरुषों के प्रति गाथाओं में उनकी वीरता, शौर्य, साहस, पराक्रम का भी प्रस्फुटन देखने को मिलता है। मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आज हम इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की देवार जनजाति द्वारा गाई जाने वाली एक लोक गाथा केवला रानी की गाथा, इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर सुनेंगे। कहानी शुरू होती है केवला रानी के परिचय से। केवला रानी बृंदानवागढ़ के राजा शिवरतन की बेटी थी, जिनका विवाह हरदी शहर के राजा मदन सिंह से बचपन में ही कर दिया गया था। उनकी माता ने अपनी गोदी में बैठाकर पर्रा में उनका भावर पार कर उनका विवाह कर दिया था। अतः जब वो कन्या थी, छोटी थी, इसलिए बचपन की सारी बातों को भूल जाती है। पर जब वह यौवन की दहलीज पर कदम रखती है, तब उसे ख्याल आता है कि उसकी आयु की सभी लड़के और लड़कियों का तो ब्याह हो गया है, लड़कियां ससुराल चली गई हैं, वही लड़के अपनी बहुओं को लेकर आ गए हैं, सब हंसी खुशी है। तब एक दिन केवला अपनी माता से इस विषय में पूछती है। इस पर माता जवाब देती है कि मैंने तुम्हें पर्रा में बैठाकर तुम्हारा भावर करा दिया है, तुम्हारा ससुराल हरदी शहर है और उसका राजा मदन सिंह तुम्हारा पति है। फिर केवला को राजा तक संदेश भेजने का विचार आता है। केवला रानी को विरह वेदना सताने लगती है, वह व्याकुल हो उठती है। इसके पहले वह अपने आप को कुंवारी समझा करती थी, परंतु जानकारी होने पर उसकी बेचैनी लगातार बढ़ने लगती है। वह राजा के पास संदेश भेजने के लिए अपने पाले हुए तोते को तैयार करती है। वह तोते से कहती, का मैं तोला मार डालो, कार तोर डेना के पंख ला पुदक दऊं, का तोला जमीन में पटक दऊं। वह विरह वेदना से तड़प उठती है। तब तोता अपनी जान का बचाव करते हुए कहता है, मोला झन मार, मोर डेना के पंख ला झन उखाड़, सोन के मचुलिया में राजा बैठे है, मैं वहां तक तोर संदेशा ला देके आऊं। तब केवला रानी पत्र लिखने की संपूर्ण तैयारी करती है। राजा को नमस्कार लिखने के पश्चात मध्य भाग में राजा पर सीधा करारा प्रहार करती है। यदि तुम मर्द हो तो सीधा मुझे गौना कराने का वचन दो, क्योंकि मर्द की बात और हाथी के दांत मजबूत होते हैं। रानी यह भी बताती है कि तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, मेरे हृदय की धड़कन बढ़ गई है, गौना कराने का समय आ गया है। इस तरह केवला रानी पत्र लिखकर तोते को राजा तक संदेशा पहुंचाने के लिए भेजती है। राजा मदन सिंह सोने की मचुलिया पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। तभी वहां पारस नामक पीपल वृक्ष पर तोता बैठा और राजा को बैठा देखकर उसकी जंघा पर उस पत्र को गिरा दिया। राजा ने उस पत्र को खोला और पढ़ा। उसमें बड़ी चुनौती भरी बात लिखी थी। औरत है तो चूड़ी पहनकर बैठे रह, यदि मर्द है तो गौना करा के ले जा। यह बात राजा को चुभ जाती है, खाना पीना बंद कर देता है और अपनी माता को सारी बात साफ साफ बताता है। वह चिंता में पड़ जाती है। महल में गौना कराने की सारी तैयारी होने लगती है। उस समय गवना भी एक विवाह की तरह हुआ करता था। भोजन, कपड़े, लत्ते की व्यवस्था की जाती है। बारात जाने की मुनादी भी करा दी जाती है। नाते रिश्तेदार आ जाते हैं। सभी बाराती राजा को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। राजा मदन सिंह ने पूरी राजसी वेशभूषा में बारात निकाला, अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करता है। नगर में गाड़ा और कोटवार हाका पार देते हैं कि राजा मदन सिंह की बारात जा रही है। इधर बारात जैसे ही उस केवला रानी के घर पहुंचती है, बारात का बहुत अच्छा स्वागत किया जाता है। सारे नेक पूरे किए जाते हैं, परंतु वह राजा अपने घोड़े से उतरता नहीं है। बस एक जीत कि मुझे जल्द ही जल्द गौना कराकर ले जाना है। जब राजा मदन सिंह घोड़े से नहीं उतरा, खड़े खड़े गवन कराने की जिद करने लगे, तब केवला रानी को यह बात समझ में आ गई कि राजा को उसके दिए गए शब्दों की चोट लगी है। वह तिलमिला उठा है। राजा का यह गुण भले ही सबकी नजरों में खराब हो सकता था, पर केवला रानी को उतना बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वह भी विरह की अग्नि में ही तो जल रही थी। उसे राजा का सानिध्य प्राप्त करने की चाहत थी। मन में एक सुखद दर्द था। अतः केवला रानी राजा को अपने नजरिए से देखने लगी।
उसे भरोसा हो गया था कि राजा सच में पुरुषार्थ से परिपूर्ण है, वह निकम्मा और कमजोर नहीं है। यही सोचकर उसे सुख का अनुभव होने लगा था। ऐसे में केवला रानी दूसरों की बात को ध्यान न देते हुए अपने पति परायणता का परिचय देने के लिए उतावली होने लगी। इस तरह 16 श्रृंगार करके जब केवला रानी अपने महल से बाहर निकली, उसके रूप श्रृंगार और सौंदर्य को देखकर कुछ देर के लिए सभी मंत्रमुग्ध हो गए। महल से बाहर जब केवला रानी निकली तब राजा की नजर उस पर पड़ी। रानी के रूप श्रृंगार को देखकर कुछ देर के लिए वह मोहित सा हो गया, पर वह अपने मन के क्रोध को रोक नहीं पाए, उल्टा ईर्ष्या की अग्नि में जल उठे। तब राजा मदन सिंह ने अपने सभी रिश्ते नातों को, बारातियों को घर लौटने का आदेश दिया। रानी को पास बुलाया और अपने घोड़े की पूंछ से उसे बांध दिया। राजा की इस अनायास हरकत से रानी सहसा घबरा उठी। राजा कहता है, तुम्हारी तरह मेरे महल में कई गोबर फेंकने वाली हैं, कई पानी भरने वाली दासियां हैं। घोड़े को चाबुक लगाते हैं और वह घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। रानी केवला कराहने लगती है। वह दीनता भाव से कहती है, आपके महल में जितनी ही दासियां गोबर करने वाली, पानी भरने वाली, गौरसी भरने वाली हैं, कचरा फेंकने वाली हैं, इन्हीं की तरह मैं भी रह लूंगी। रानी का सारा श्रृंगार नष्ट हो जाता है। वह कराहने लगती हैं। घोड़े के तीव्र वेग के साथ एक एक करके 8-10 कोस के बाद रानी केवला का सारा बदन बिखर जाता है। उनके प्राण तो कब के छूट गए थे। चील, कुत्ते, कौआ उसके मांस को खाने के लिए टूट पड़े थे। इस जन्म में राजा का मिलन उनके साथ हो नहीं सकता था। रानी अपने पति को पाने की चाहत के मिलन के पूर्व ही सारा कुछ खो बैठती है, पर राजा के मन में जरा भी हिचक नहीं होती। वह न जाने कैसी दुश्मनी कर बैठा था। वह किसी भी तरह रानी को बर्बाद कर देना चाहता था। राजा रानी को क्षत विक्षत देखकर महल वापस आ गया। उसे किसी बात की सुध नहीं रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह राजपाट के काम में लगा रहा। इधर घोड़े से घसीटने पर केवला की मौत तो हो जाती है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार वह अखंड सौभाग्यवती का स्थान प्राप्त कर चुकी थी, भले ही उसकी मृत्यु किसी भी तरह से हुई हो। कुछ देर पश्चात उसी मार्ग से होकर जब नारद मुनि और माता पार्वती गुजर रहे थे, दोनों ने क्षत विक्षत हाड़ मांस के लोथड़े को देखा और वे अचंभित हो गए। पर घृणा को छोड़कर वे दोनों उस हाड़ा घोड़ा को, हड्डियों को एकत्र करने में लगे रहे। तब देवी पार्वती ने नारद मुनि से केवला रानी को जीवित करने का वचन मांगा और कहा, यदि आपने इसे जीवित नहीं किया तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। इस नारी हट से नारद परिचित थी, इसलिए नारद ने अमृत पानी छिड़ककर केवला रानी को जीवित कर दिया। जीवित होकर केवला रानी माता पार्वती और नारद मुनि का धन्यवाद करती है और नारद मुनि और पार्वती वहां से उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। रानी पहले अपने मायके की राह पकड़ती है, बाद में सोच विचार कर ससुराल जाना ही उचित समझती है और वह ससुराल की ओर चलने लगती है। महल पहुंचकर देखती है कि वहां राजा पासा खेल रहा है। वह भी पासा खेलने के लिए बैठती है और वह रानी से परिचय पूछने लगता है। वह पहले बहन कहकर संबोधित करता है। पासा लगातार पड़ने लगते हैं। एक एक कर केवला रानी सारे दांव जीतने लगती है। राजा चकित हो जाता है। पहले पासे में रानी राजा मदन सिंह की धन दौलत जीत जाती है, दूसरे पासे में गाय भैंस पशुधन को जीत जाती है, तीसरे पासे में दांव जीतने के बाद राजा के पास कुछ भी नहीं बचता। वह रानी के पांव तले गिर जाता है। अब तक रानी अपना परिचय नहीं दे पाई है। तब जब राजा कातरता और दीनता के भाव से उसने पूछने लगता है, तब रानी अपने पुनर्जन्म की कथा बताती है। इस गांव में तो न मेरा खेत है न ही घर द्वार। तुम मुझे गौना कराने के लिए गए थे और तुमने मुझे घोड़े की पूंछ पर बांधकर घसीट दिया था। मेरी मृत्यु हो चुकी थी, परंतु माता पार्वती और नारद मुनि ने अमृत पिलाकर मुझे जीवित किया। उसी ने मुझे ससुराल की राह पकड़ाई। मैं केवला रानी हूँ जिसका तुम गवन कराने गए थे। मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ। केवला रानी के मुख से पुनर्जीवन की कथा सुनकर राजा मदन सिंह को गहरा आघात पहुंचता है। उसे काफी पछतावा होता है और उसका पुरुषत्व जाग जाता है। कैसे उसने राजा होकर खुद की ब्याहता को मौत के घाट उतारा, वह भी घसीट घसीट कर। जब उसी रानी केवला ने पुनर्जन्म की कथा बताई, तब उनके मन में प्रेम का अंकुर फूटने लगा। रानी की विरह वेदना का ध्यान आया और उन्हें एहसास हुआ कि रानी इतनी दिनों तक कैसे विरह पीड़ा को सहन कर पाई होंगी। राजा एक बारगी सिहर जाता है और मन ही मन अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। आगे चलकर दोनों काफी दिन तक सुखपूर्वक जीवन बिताने लगते हैं। इस तरह की गाथा प्रदेश की वाचिक साहित्य का विशिष्ट भाग है। प्रस्तुत गाथा में केवला रानी की विरह, मृत्यु, पुनर्जन्म के साथ साथ पुनर्मिलन का रोचक वर्णन है।
जिसे देवार जनजाति के द्वारा आज भी गाया जाता है। इन लोक गाथाओं को गाने वालों में फीदाबाई, रेखा देवार जैसे छत्तीसगढ़ में नाम प्रचलित हैं। आज हमने केवला रानी की गाथा को जाना और हमने ये पाया कि यहाँ न केवल प्रेम प्रसंग, न केवल वीरता, बल्कि यहाँ की गाथाओं में आध्यात्म का पुट भी देखने को मिलता है। और इसी तरह की अन्य गाथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माय बच्चा।